ओके। सो जिनको कॉन्टेस्ट देना आता है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको नहीं आता मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो कॉन्टेस्ट के लिए हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म था। पहला तो फूड प्रोसेस था। तो इसमें हमें क्वेश्चंस कहाँ से बनाने हैं? तो एक तो ये कॉन्टेस्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो हमें ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट दिख जाएंगे। अलग अलग डिविजन्स के होते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, डिविजन्स अगर जितने ज़्यादा नंबर हो उतने ईजी होंगे। तो जैसे कि अगर div 3 div 4 लिखा हो तो वो बहुत इजी है, div 2 लिखा हो तो थोड़ा हार्ड है, div 1 लिखा हो तो थोड़ा वो और भी हार्ड है। अब जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर करके बटन आएगा, अगर तुम उसमें रजिस्टर क्लिक करोगे तो और एक फॉर्म निकलेगा। और फिर वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शो करेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। और एक बार वो हो गया तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पे तुम्हारा डेट टाइम कब है वो कॉन्टेस्ट, जैसे कि ये 11 दिसंबर को 8 PM को है। और ये 2 घंटे का कॉन्टेस्ट है और ये 3 दिन में होने वाला है, तो ये तुम्हें शो करेगा। अब तुम्हें जैसे प्रॉब्लम सेट कहाँ से बना सकते हो, तो यहाँ पे जैसे तुम्हें प्रॉब्लम सेट क्लिक करोगे इस टैब पे तो तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे। और तुम इसको सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे रेटिंग डाल के, ये कितने से कितने का रेटिंग है। जैसे 800 जो है वो मिनिमम है, जैसे मैंने 2 बार इस पर क्लिक किया तो ये मिनिमम से स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो कितने नंबर ऑफ सबमिशन है, तो अराउंड 6,43,000 सबमिशन है। और सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है कोड प्रोसेस का। और इस पे कैसे सबमिट करते हैं प्रॉब्लम को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे इनपुट रहता है कि इनपुट ये लेना है, आउटपुट ये करना है। और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। तो लेट्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन का। तो फॉर एग्जांपल तुम इस पे आ सकते हो CP31 शीट। तो यहाँ पे कुछ कोड फोर्सेस के सॉर्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 800 रेटेड, 900 रेटेड, 11,000, 1100। और अभी के लिए सबसे बेसिक इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर तुम एक बार लिंक कर लोगे अपने कोड फोर्सेस को अकाउंट को TLE एलिमिनेटर्स के साथ अपने प्रोफाइल पे जाके, तो यहाँ पे तुम्हें शो करने लगेगा कि तुम कौन कौन से क्वेश्चन कोड फोर्सेस के तुमने सॉल्व किए। जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं तो ये सारे ग्रीन है। चलो हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन बना देते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स अ गुड एरे। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट रहेगा, एक मेमोरी लिमिट रहेगा। टाइम लिमिट रहेगा कि तुम्हारे जितने भी सारे टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केसेस क्या होते हैं तो देखो एक, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और मैं जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो पहले यहाँ पे 1 सेकंड है और ये मेमोरी लिमिट है कितना तुम्हारा कोड मेमोरी यूज कर रहा है एक्सपेंसिव में। तो एक यहाँ पे एरे ए गुड है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करके एरे इज गुड फॉर ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स AI एंड AI+1, जो है ये तुम्हारा आई का दे रखा है 1 से लेके एन आर डिफरेंट पैरिटी। इसका ये मतलब है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स एक एरे के, एरे यानी कि क्या हो गया, एक सेट हो गया जहाँ पे जरूरी नहीं हो कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। कुछ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, मतलब जैसे 1 2 2 2 3 3 ऐसे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं 1 2 3 वैसा कर, जैसे सेट में होता है कंपलसरी कि डिस्टिंक्ट हो। तो एरे में हम लोग स्टोर करते हैं हमारे मतलब एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कोई एरे के दो एलिमेंट जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं, डिफरेंट पैरिटी होनी चाहिए। डिफरेंट पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है कि दोनों सेम ऑर्डर के नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर यानी कि या तो दोनों ऑड इवन हो या तो इवन ऑड हो। दोनों ऑड या फिर दोनों इवन नहीं होना चाहिए। और फिर लिखा है नोट दैट एरे ऑफ साइज 1 इज ट्रिवियल गुड। वो ये बोल रहे हैं अगर तुम्हारे एरे का साइज 1 है तो फिर तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ एडजेसेंट होगा नहीं। तो वहाँ पे मान के चल रहे हैं कि अगर एरे का साइज 1 है तो वो ट्रिवियली गुड है। अब यहाँ पे लिखा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n, कोई एक वेरिएबल n साइज का तुम्हें एक एरे दे रखा है, यानी कि n का साइज कुछ भी हो सकता है। वो लिमिट भी डिफाइन करेगा कि n कितना से कितना हो सकता है। So in one operation, you can select a pair of adjacent element in which both the elements are of same parity. वो बोल रहा है कि तुम्हें एलिमेंट सेलेक्ट करना है एडजेसेंट एलिमेंट को जो जिनका पैरिटी सेम है, यानी कि दोनों ऑड हो या दोनों इवन, तो उनको सेलेक्ट करो। उनको उस एरे से हटा दो, डिलीट कर दो और फिर उनके जगह पे इंसर्ट कर दो प्रोडक्ट उनका सेम पोजीशन पे, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा उसी जगह पे इंसर्ट कर दो। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होगा ताकि हम एक गुड एरे बना सकें। तो इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें पहले एरे पता होना चाहिए, एरे कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन यानी कि इरेज ऑपरेशन पता होना चाहिए। बट हमें जरूरी नहीं, हमें सर कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिवियली भी सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट केस डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे रखे हैं 1 से 500। तो टेस्ट केसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा पहला इनपुट है 3, यानी कि टी जो हो सकता है 1 से 500 के बीच में। पहले इसमें 3 डिफाइन किया, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3 टेस्ट केसेस आ गए। फिर इनपुट क्या करें, इंटीजर एन, यानी कि तुम्हारे एरे में कितने नंबर्स रहेंगे, यहाँ पे 5 दे रखा है तो यहाँ पे 5 नंबर, फिर 4, फिर 6। तो हर एक टेस्ट केसेस के अलग अलग एन वैल्यूज रहेंगे। 5 नंबर दे रखा है तो उसके हिसाब से 5 एलिमेंट, जैसे 1 7 11 2 13। अब एरे में ऑपरेशन कैसे करना था, जैसे हम देखेंगे देखेंगे 1 और 7 के हैं, दोनों सेम पैरिटी के हैं क्योंकि दोनों ऑड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 और इंटू 1, तो 7 आ गया। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अरे 7 जो हमने उनको हटा देंगे, 1 और 7 को हटा देंगे, उसकी जगह पर हम लोग 7 प्लेस कर देंगे। अब मैं जब देखूंगा कि 7 और 11 जो अब आ रहे हैं वो दोनों सेम पैरिटी, दोनों ऑड आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 11 77, और फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं 77 को देखूंगा 2 के साथ, तो वो दोनों ऑड इवन आ रहा है, तो हम लोग वो देख रहे हैं दोनों अलग अलग पैरिटी के हैं, यानी कि एक तुम्हारा ऑड है एक तुम्हारा इवन है, तो दोनों को रहने देंगे। फिर 2 और 13 है, वो दोनों ऑड इवन है, मतलब इवन ऑड है, तो वो दोनों अलग अलग पैरिटी। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है 1 7 11 2 13 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 7 आ गया। और इससे यानी कि हर अल्टरनेट होने चाहिए, यानी कि इवन ऑड ऐसे करके होने चाहिए, दोनों सेम पैरिटी के एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको कोड कैसे करूंगा, और यहाँ पे आउटपुट में मुझे बताना है कि मुझे ऐसा कितना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा ताकि इसको गुड एरे बना सके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो मैं आईडी सबलाइम यूज़ करता हूँ, मेरे पास वीएस कोड भी पड़ा हुआ है और नोटपैड प्लस प्लस भी है, बट मैं सबलाइम ही यूज़ करता हूँ। और जैसे कि ये टेम्पलेट होता है, जैसे मैंने इस टेम्पलेट को सेव करके रखा है, तो ये तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग को बस जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है हाउ टू, मतलब ऐसा सी प्लस प्लस का टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। तो मैं जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, तो ये पूरा कमेंट वाला पार्ट है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तुम्हारी हैश इंक्लूड लाइब्रेरी है, बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस डॉट, और ये तुम्हारा नेम स्पेस स्टूडियो, यानी कि मैंने डिफाइन करके रखा है ताकि मुझे बार बार दो बार सेमी कॉलन ना यूज करना पड़े, इसलिए मैंने एस टी डी को डिफाइन करके रखा है। अब मैंने कुछ यहाँ पे और भी चीज़ किया है, जैसे कि वर्ड इनिशियलाइजेशन कोड। तो मैंने एक फंक्शन बना के यहाँ के अंदर में इनपुट आउटपुट और एरर डिफाइन कर दिया, यानी कि ये जो दो टैब है मैंने, ताकि मैंने अगर मैं कोई ऑनलाइन जज यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन जज यानी कि जैसे कि कोड फोर्सेस, कोड शेफ, कोड एड कोडर, तो इनका ऑनलाइन जज होता है, ताकि उनके लिए वो अपना खुद का इनपुट आउटपुट यूज़ करें। तो ये यहाँ से जो हम लोग जो इनपुट आउटपुट है ना, वो सिर्फ इस आईडी में यूज़ हो रहा है। बाकी अगर कहीं और ऑनलाइन जज में इस सेम कोड अगर यूज़ करते हैं तो विदाउट हमें ये बिना मतलब चेंजेस किए हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकें। और फिर मैंने कुछ कुछ डिफाइन करके रखा है, जैसे कि लॉन्ग यूएलएल बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग को एलएल बोलता है, कि मैं शॉर्ट नोटेशंस मैंने, ताकि मुझे डायरेक्टली लिख सकूँ, जैसे कि बैक स्लैश एन लिखते उसको मैं डायरेक्टली इंडल लिख सकूँ। और फिर जैसे मैं मेन कोड करता हूँ इंट मेन, तो यहाँ पे इनिट कोड करके ये मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया था ताकि मैं इनपुट आउटपुट यूज़ कर सकूँ, तो वो मैं लिखा है। फिर मैं इनपुट आउटपुट को बहुत जल्दी ले सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये ios अंडरस्कोर बेस करके डिफाइन किया है। अब ये सब जो है वो कोड में सब सेम रहेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम के हिसाब से हमें कोड चेंज करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने बोला था टेस्ट केसेस रहना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट केसेस डिक्लेयर कर लिया, मैंने सीन ले लिया। सी प्लस प्लस में इनपुट जो होता है वो सीन से होता है। फिर मैंने इनपुट ले लिया। अब फिर मैंने वाइल एक इम्प्लीमेंट कर लिया, मैंने, मुझे पता है वाइल तब तक वर्क करता है जब तक वो फॉल्स ना हो जाए या फिर इसके अंदर की वैल्यू जीरो या फॉल्स ना हो जाए। तो टी माइनस माइनस क्या करता है, ये डिक्रीमेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे टी की वैल्यू 5 है, तो वाइल लूप कितने बार चलेगा, जब तक ये जीरो ना हो जाए, यानी कि 5 4 3 2 1, तब जब तक जीरो ना आ जाए, जीरो पे आ जाएगा ये वर्क करना बंद करेगा। फिर मैंने एक सॉल्व फंक्शन बना लिया, चाहो तो तुम इसके अंदर भी कोड लिख सकते हो, बट मैंने एक सॉल्व फंक्शन बना के अब यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। अब ये वॉइड फंक्शन है, ठीक है। ये सब तुम्हें पता चलेगा कैसे बनाते हैं। अब कोड में यहाँ पे बोल के रखा है कि पहला लाइन ऑफ इनपुट जो होना चाहिए वो एक इंटीजर एन होना चाहिए, और टेस्ट केस मैंने डिफाइन कर लिया। अब तुम्हें पता है टेस्ट केस कैसे लिखना है, इन टी सी इन टी वाइल टी माइनस माइनस। अब मैं लिख दूंगा इंटेंट सी एन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने एन वैल्यू था, मैंने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड लाइफ में ईच टेस्ट केसेस कंटेन्स इंटीजर ए से लेके ए एन, और तुम्हारी ये सारी जो लिमिट है ये तुम्हें डिफाइन नहीं करना, ये खुद ले लेगा। अब फिर मैं वेक्टर भी ले सकता हूँ, एरे भी ले सकता हूँ। चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, चाहो तो मैं ये भी ले सकता हूँ। तो मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ हमेशा वेक्टर लेना, क्योंकि वो ज़्यादा मेमोरी इफिशिएंट रहता है। और फिर एक बार ले लिया तो मुझे इनपुट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है, तो मैं एक बार ले लेता हूँ।
मैंने एक बार इनपुट ले लिया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैंने देख लिया, अब मैं ऑपरेशंस करता हूँ। तो मैं एक आंसर करके एक वेरिएबल बना लूंगा जो कि मेरा फाइनल आंसर रिपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब फिर उसके बाद एक फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये कोड है, ये सोल्यूशन टू सोल्यूशन डिपेंड करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मान लो मैंने देख लिया इफ, सॉरी यहाँ पे n माइनस वन होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो इफ a ऑफ I इज इक्वल टू इज इक्वल टू a ऑफ I, अब ये अब ये वाला जो लॉजिक है, इसको पैरिटी चेकिंग कहते हैं। अब ये मैंने सॉल्व सॉल्व कर करके मुझे पता चला, ऐसे तुम्हें डायरेक्टली कभी ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मैं ये देखो आई रख रहा हूँ, तो आई मान लो कोई पहला एलिमेंट है, फिर आई प्लस दूसरा एलिमेंट है। अब दोनों की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब दोनों की मैं पैरिटी देख रहा हूँ, ऑड है की परसेंट टू क्या होता है, डिवाइड, मतलब रिमाइंडर ए आई का कितना होगा जब मैं टू से डिवाइड कर सकूँ, वन या जीरो आ सकता है। अगर वन आ रहा है तो वो ऑड है, जीरो आ रहा है यानी कि वो इवन है। तो अगर दोनों दोनों जीरो आ जाए तो यानी कि दोनों इवन है, दोनों दोनों वन आ जाए यानी कि दोनों ऑड है। मुझे क्या था कि वैसे को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मुझे हटाना है, ऐड करना है, मैंने उससे कुछ नहीं करना, मुझे बस फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो मैं बस देख लूंगा कि मुझे हटाना है और ऐड करना है, उसको एज अ वन प्रोसेस ट्रीट कर रहा है, वन ऑपरेशन ट्रीट कर रहा है। और वैसे ही सिग्निफिकेंट बाकी जितने सारे ऑपरेशन है वो अलग अलग होंगे, और उनको बस मुझे ऐड करते जाना है। और फिर लास्ट में मैं बस आंसर, अब देखो ये आंसर अभी भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज वो हो सकता है कि वहां पे एरे का साइज वन दे दे, तब तो मेरा कोड वर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो तभी के लिए अज्यूम किया है जब मैं एक सामने एडजेसेंट एलिमेंट हो। तो अगर वैसा नहीं होगा तो मेरा आंसर तो जीरो ही आ जाएगा। तो मुझे एक बेस केस बनाना पड़ेगा, जब मेरा एन वन के बराबर हो तो क्या करें, सी आउट जीरो कर दे। और ये रिटर्न मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वॉइड में तुम डायरेक्ट रिटर्न भी यूज कर सकते हो। तुम डायरेक्ट रिटर्न करोगे तो वो एज अ ब्रेक की तरह यूज करता है, बट ब्रेक तुम्हारे फॉर लूप में यूज होता है, इसलिए फॉर लूप में यूज नहीं कर रहे हैं। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी इनपुट है वो सारे कॉपी कर लूंगा और अब यहाँ पे आ जाऊंगा। तो अब मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, सबलाइन में कंट्रोल बी होता है रन करने के लिए कोड को। तो ये मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं सेम है इसी आउटपुट को यूज करूंगा और मैं सबमिट कर दूंगा इस कोड को। तो यहाँ पे तुम्हें बस ऑप्शन सबमिट करने के लिए पहले तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार तुम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे फिर से तुम्हें नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो कंपाइलर का नाम है GNU। तो वो 20 या 23, तो मैं भी 20 यूज़ कर रहा हूँ, तो 20 डाल दूंगा और इसको सबमिट कर दूंगा। और देखो जैसे ये टेस्ट पे भी रन कर रहा है अलग अलग। तो अभी, तो ये बाद में अगर ये सही होगा तो एक्सेप्टेड, जैसे अभी इस पे एक्सेप्टेड आ गया, यानी कि इसमें कुछ गलत नहीं। अगर उसमें कुछ गलत होता है जैसे रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट तो ये वर्डिक्ट दे देता कि इसमें गलत है, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस जाके मैं देख सकता हूँ कि अच्छा कौन से सॉल्यूशन के कौन से लाइन में प्रॉब्लम था। अब ऐसे ही मेरे पास अलग अलग ऑनलाइन जजेस है जहाँ पे तुम कॉन्टेस्ट दे सकते हो, जैसे कि पहला तो कोड शेफ है। पहला तुमने कोड फोर्सेस देखा, दूसरा हमारे पास कोड शेफ है। यहाँ पे compete करके बटन होगा कोड शेफ में। और फिर यहाँ पे compete में स्टार्टर्स होता है, ये हर वेंसडे को होता है 8 बजे, 8 बजे होता है, 2 घंटे का होता है, 8 to 10 PM, ये हर वेंसडे को होता है, तो तुम्हें देना पड़ेगा ये वाली कॉन्टेस्ट। और तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें रजिस्टर करना नहीं पड़ता, अनलाइक कोड फोर्सेस यहाँ पे तुम बस डायरेक्ट जा सकते हो और उसके बेसिस पे तुम्हें रेटिंग मिलती है। तो ये होता है तुम्हें। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आता है लाइव तो तुम्हें उसी समय बैठ के देना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जब वो जिस दिन भी है, जैसे भी 2 दिन 3 घंटे में। तो 8 बजे मतलब तुम्हें बैठना पड़ेगा नेक्स्ट वेंसडे को, तो उस समय ये कॉन्टेस्ट हो रहा होगा कोडशिप पे। उसी तरह हमारा एड कोडर भी है ना, एड कोडर जापानीज वेबसाइट है तो तुम्हें ये 5 बजे देना पड़ता है। तो ये हर सैटरडे को होता है, संडे को भी होता है बट वो थोड़ा हायर लेवल का होता है। जो बिगिनर वाला कॉन्टेस्ट होता है वो सैटरडे को होता है 5:30 को। तो ये इसके लिए तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एड कोडर, मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। तो जैसे इसमें क्लिक करके तुम्हें एक रजिस्टर बटन शो करेगा ये एड कोडर पे। तो तुम्हारे पास दो टाइप के होंगे कि यार रेटेड रजिस्टर करना चाहते हो, अनरेटेड। अनरेटेड से तुम्हारी रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेटेड से तुम्हारी रेटिंग में प्लस या माइनस हो सकता है। जैसे मैंने रेटेड रजिस्टर कर दिया तो अब मुझे शो करेगा। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें अगर तुम अच्छा कॉन्टेस्ट अच्छा जाता है तो तुम्हारा रेटिंग बढ़ते जाता है ऊपर ऊपर, और कॉन्टेस्ट खराब गया तो माइनस माइनस। और अलग अलग रेटिंग अलग अलग रैंक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और सब चीज़, और कुछ तो है नहीं। और अलग अलग एक्सटेंशंस भी मैं यूज़ करता हूँ कोड फोर्सेस के लिए, तो वो भी बता देता हूँ।
उसमें नेक्स्ट में बता दो।